पहले तो सभी बच्चों को नमस्कार। जितने भी बच्चे हमारे साथ आज क्लास में जुड़े हुए हैं उन सभी को हम ये बताना चाहेंगे कि हम आज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन के ऊपर बात करेंगे। ये बीएससी थर्ड ईयर में यूनिट नंबर 4 है, पेपर 1 और सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है या समीकरण का जो हल है, हिंदी में इसको समीकरणों का हल, वो क्या होता है। पहले मैं उसकी थोड़ा बेसिक आप लोगों को बता देता हूँ। पहले ध्यान से सुनिएगा, कुछ जरूरी होगा तो मैं आपसे कहूंगा कि आप नोट कर लीजिए, ठीक है। जैसे आप लोगों ने प्राइमरी या छोटी क्लासेस में ये पढ़ रखा है कि इक्वेशन क्या होती है, यानी कि समीकरण क्या होता है, ठीक है ना। इक्वेशन या हम लोग जिसको कहते हैं समीकरण। तो इक्वेशन या समीकरण की जो एक प्रचलित हमने परिभाषा पढ़ रखी है वो ये है कि किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम इक्वल टू जीरो कर दें या फिर कोई भी कांस्टेंट के इक्वल कर दें, नॉट इक्वल टू जीरो, किसी भी कांस्टेंट, पॉलिनोमियल का मतलब होता है बच्चे बहुपद, है ना। तो किसी भी बहुपद को अगर शून्य के बराबर रख दें तो जो भी हमारे पास में एक एक्सप्रेशन या व्यंजक बनता है या एक एक्सप्रेशन बनती है उसी को ही हम लोग समीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने छोटी क्लासेस में 10th में 9th में द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण भी इसको कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। जब आप इसको हल करते थे तो इसको हल करने के लिए आपने कुछ सूत्र पढ़े थे, कुछ विधि पढ़ी थी। इसमें से एक विधि थी फैक्टर मेथड, ठीक है ना, फैक्टर मेथड, ये एक मेथड थी। और दूसरी थी सूत्र विधि, ठीक है, सूत्र विधि या फॉर्मूला मेथड, जिसमें आप लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2। आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे, ठीक। और फैक्टर मेथड में आप इसके फैक्टर बना देते थे। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो जैसे ये समीकरण है, इसको जब हल करेंगे तो ये बेसिकली एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है ना, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। और यहाँ से जब आप इसको हल कर देंगे तो x बराबर माइनस वन, दो मूल आ जाएंगे या दो रूट आ जाएंगे। किसके रूट आ जाएंगे, इस इक्वेशन के रूट आ जाएंगे, ठीक है। अब बच्चों ये जो रूट होते हैं, वास्तव में आई रिपीट, ये जो रूट होते हैं इनको अगर हम ज्योमेट्रिकली सर देखना इसमें चाहें, आई रिपीट, अगर इन रूट्स को, इन मूलों को हम ज्योमेट्रिकली देखना चाहें तो वास्तव में ये मूल होते क्या हैं। तो ये आप लोगों ने जो निकाले ये वास्तव में क्या है, इनको कहते हैं हम लोग रूट या मूल, ठीक, किसी समीकरण के मूल। अब इस समीकरण का इन मूलों के साथ में क्या संबंध है, तो इसका जवाब ये है कि यदि किसी भी समीकरण के मूलों को उस समीकरण में रख दिया जाए तो वो संतुष्ट हो जाता है ना। यानी यहाँ पर अगर हम प्लस वन लिखें, सॉरी माइनस वन लिखेंगे ना एक्स की जगह पर, तो ये बराबर में जीरो आ जाता है। जैसे आप अगर एक्स की जगह माइनस वन लिखो तो माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस वन प्लस 1 बराबर 0, तो ये दोनों तरफ आपको 0 बराबर 0 मिल जाता है, ठीक है। इधर भी 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा। तो ये वास्तव में कोई भी मूल जो है वो हमेशा अपने समीकरण को, जिसको कि वो हल करके बने हैं, उसको संतुष्ट करता है। अब इस समीकरण का बच्चों मतलब समझो, इस समीकरण का मतलब क्या है। इस समीकरण का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। ये हमसे ये कहना चाह रहा है कि इस समीकरण का हल वो x के मान होंगे जिन पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 मान दे दे। या इसको थोड़ा सा और ज्योमेट्रिकली में ले जाता हूं, ये समीकरण हमसे ये कहता है कि इस इक्वेशन को या इस लेफ्ट हैंड साइड को x का वो वैल्यू, वो मान संतुष्ट करेगा जो इस वैल्यू को 0 पर लेके जाता है ना। अगर हम थोड़ी देर के लिए y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माने तो एक तरह से हम यहाँ पर x की वो वैल्यू लेकर आना चाह रहे हैं जिसके लिए क्या हो जाए, जिसके लिए y क्या हो जाए, शून्य हो जाए, ठीक है। तो यदि मैं इस y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का ग्राफ देखूं बच्चों, है ना, तो इस ग्राफ को जब मैं बनाऊंगा, इस ग्राफ को जब मैं बनाऊंगा
तो उस ग्राफ में ये बात पक्की है कि जैसे ही मैं x बराबर -1 के ऊपर पहुंचूंगा तो मेरा ये जो y का मान है ये शून्य हो जाएगा। मतलब दिस इज माई x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, ये आपकी x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी है ये वाला, ये बेसिकली एक परवलय का समीकरण है, तो यह पैराबोला का इक्वेशन है। तो ये जो भी पैराबोला है ये जब भी क्या कहते हैं इस x बराबर -1 पे आएगा तो ये x बराबर -1 को ऐसे टच करते हुए चला जाएगा, है ना, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अभी मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा, मैं केवल इस बात के ऊपर बात करूंगा कि एक बार ये जो परवलय है ये x बराबर -1 पे आएगा, क्योंकि x अक्ष पर किसका मान 0 होता है, y का मान 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि किसी भी समीकरण को वो अगर f x बराबर 0 के रूप में है, तो f x बराबर 0 के रूप में अगर कोई समीकरण है तो उसको हल करने पर हम x के ऐसी वैल्यूज निकालना चाहते हैं जिन पर कि f x का मान शून्य हो जाए। और f x या y का मान शून्य होने का मतलब है कि जब आप उसका ग्राफ बनाओगे तो वो जो ग्राफ है वो x अक्ष को कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, वो x अक्ष को इंटरसेक्ट करेगा। क्योंकि किसी भी फंक्शन का अगर आप ग्राफ बनाएं और वो x बराबर x एक्सिस को इंटरसेक्ट करे या x अक्ष को काटे, तो इसका मतलब यह है कि ये जो y बराबर fx है उसकी वैल्यू यहां पर आके 0 हो गई है। तो y बराबर 0 होने का मतलब क्या है, fx का मान शून्य हो जाना। और fx मतलब क्या, fx मतलब समीकरण, ठीक, fx बराबर 0 मतलब क्या, समीकरण, इक्वेशन। इट मीन्स दैट कि इक्वेशन का जो रूट होता है, इक्वेशन का जो मूल होता है, वास्तव में x का वो मान होता है जिस पर उस समीकरण रूपी फलन या उस इक्वेशन को अगर हम फंक्शन के रूप में माने तो वो फंक्शन का जो ग्राफ है वो 0 हो जाएगा वहां जाके, या फंक्शन का जो ग्राफ है x एक्सिस को कैंसिल करेगा, काटेगा वहां पे जाके। तो ऐसी जो x की वैल्यू होती है उसको हम लोग कहते हैं समीकरण के मूल या रूट। तो यहाँ पर हमारे पास में ये डेफिनेशन निकल के आई रूट की, रूट ऑफ इक्वेशन, या फिर इसको हम लोग कहेंगे समीकरण के मूल। तो समीकरण के मूल क्या होते हैं, x के वे मान, x के वे मान जिन पर fx फलन, जिन पर fx फलन x अक्ष को प्रतिच्छेद करे, x अक्ष को प्रतिच्छेद करे, ठीक है। तो जिस x के मान पर फलन fx x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है वह x मान समीकरण fx बराबर 0 का मूल कहलाता है। आई रिपीट, मूल कहलाता है। इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे कि on which x value the function fx tends to या intersect x axis, then this x value is called root of the equation fx is equals to। तो ये मैंने आपको यहाँ पर ये बताने की कोशिश करी इस समीकरण का मूल क्या होता है बच्चों, और उस समीकरण के मूल का उस फंक्शन जिससे कि वो समीकरण बना है उस फंक्शन के ग्राफ के साथ में क्या संबंध होता है, ये मैंने आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि किसी भी समीकरण का जो रूट या मूल होता है वो क्या होता है, तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए कि किसी भी समीकरण या फिर किसी कहते हैं इक्वेशन का जो रूट या मूल होता है वो वास्तव में उस समीकरण को अगर फलन मानकर उसका ग्राफ खींचा जाए तो वो ग्राफ x अक्ष को या x एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उस x वैल्यू को ही उस इक्वेशन का रूट कहते हैं। किसी इक्वेशन के रूट एक से ज्यादा हो सकते हैं, जितना उस इक्वेशन की घात होगी
उतने ही उसके मूल आएंगे। अगर एक घात है तो एक मूल आएगा, दो घात है तो दो मूल आएंगे, तीन घात है तो तीन मूल आएंगे, है ना। तो ये उस समीकरण की घात के ऊपर निर्भर करता है कि उसमें उसके साथ में मतलब उसके कितने मूल हैं, है ना। अब ये जो मैंने आपको चीज समझाई, अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो फिर मुझसे आप पूछें अभी, और नहीं है तो मैं फिर आगे बढ़ूंगा इसके। अब जरा ध्यान देना, अब यहाँ पर आपको दो चीज पढ़नी है। क्या पढ़नी है? एक है बच्चों वास्तविक मूल, इंग्लिश में इसको कहते हैं एग्जैक्ट रूट, एंड सन्निकट सन्निकट मूल, इंग्लिश में इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेट रूट, है ना। अब ये वास्तविक मूल और सन्निकट मूल क्या होता है? देखो बच्चों, इट्स वेरी इजी। जैसे मैं यहाँ पर एक समीकरण लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 बराबर 0, तो आपने अभी इसको हल करा तो x बराबर -1 मान आ गया, डायरेक्ट आ गया। तो ये जो मूल आए ना बच्चों, ये क्या है? ये वास्तविक मूल है, ठीक है ना। वास्तविक मूल, यहाँ पे वास्तविक का मतलब ये मैं इसको आप वास्तविक हाँ, वास्तविक का मतलब यहाँ पे रियल नंबर नहीं है बच्चों। वास्तविक का मतलब कि जो उसके ऐसे रूट जिनके ऊपर fx 0 हो जाएगा डायरेक्ट, वो वास्तविक मूल में उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये वो मूल है जो एग्जैक्टली रूट है इसके, मतलब इनको अगर आप इस इक्वेशन में रख देंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। और ये आपको सूत्र से भी निकल आएंगे, गुणनखंड से भी निकल आएंगे। लेकिन अगर इसी समीकरण को अपन ऐसा कर दें, x² + 2x+2 बराबर 0, अगर अपन इसको ऐसा कर दें तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी सिचुएशन आप बदल जाएगी बच्चों। थोड़ी सिचुएशन, इसको अपन लोग एक काम करते हैं, इसको बना देते हैं यहाँ पर, थोड़ा चेंज कर देते हैं, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स रूट में चला जाता है। जैसे -2 बराबर 0। अब अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप इस समीकरण को हल करके इसमें x के मान निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे सर इसके गुणनखंड तो होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे c की वैल्यू 2 है। तो इसको सूत्र विधि से यानी फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व करें। तो फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? फॉर्मूले से आप करेंगे तो ये आएगा x बराबर -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू -2 और डिवाइड बाय 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4, और ये हो जाएगा 8। ठीक, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये 8 और 4 12, तो ये 12 और डिवाइड बाय 2। तो भाई यहाँ से अगर आप 12 में से कुछ निकालोगे तो ये -2 प्लस माइनस, यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर 3 हो जाएगा, और ये आपका 2, तो ये कॉमन लेके 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा -1 प्लस माइनस √3 और 2, ठीक है ना। अब जरा इसको ध्यान से देखो, √3 क्या होता है? एक इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या है, जिसके कि दशमलव के बाद में जो मान है ना वो अनंत तक जाते हैं, कभी खत्म नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसमें प्लस और माइनस का चिन्ह यूज करोगे और x के दो मान निकालोगे, तो वो जो मान आएंगे, वो जो भी मान आने वाले हैं वो पॉइंट के बाद में अनंत तक जाएंगे बच्चों, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब भाई हम कभी भी इसके रूट अगर लिखेंगे, दशमलव में अगर हमें लिखना हुआ तो हम ये सारे मान तो लिखेंगे नहीं ना। हम क्या कर देंगे? हम कह देंगे कि भैया जब इसको हमने हल करा तो हमारे पास में x पॉइंट y z आया, मतलब हमने मान लिया कि x के बाद में हमने 2 पॉइंट ले लिए, 2 वैल्यूज ले ली दशमलव के बाद में, तो इट इज x, सॉरी इसको अपन लोग ऐसे ना लिखें, x तो पहले से यूज हो रहा है। हाँ, अपन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं बच्चों कि मान लो कि हमने जब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 1.834, ऐसा। मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं करा है, मैंने अप्रोक्सीमेटली आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो हमने उसमें से सारे छोड़ दिए और बस केवल दशमलव के बाद में ये 3 मान दिए, है ना, बाकी छोड़ दिए। और दूसरा जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो वो आ गया x बराबर माइनस का 1.732, ऐसे आ गया। तो अब ये जो प्लस और माइनस का चिन्ह लेने के बाद में अपने पास में x की वैल्यूज आई हैं, ये वास्तविक मूल या एग्जैक्ट रूट नहीं है,
क्यों? क्योंकि इसमें दशमलव के बाद में और भी वैल्यूज थी, लेकिन हम उनको लिख नहीं सकते थे, इसलिए हमने छोड़ दी। तो ये जो रूट आए हैं, ये जो मूल आए हैं, ऐसे मूल जिनमें हम दशमलव के बाद के कुछ मानों को छोड़ देते हैं, है ना, उन मूलों को हम लोग कहते हैं अप्रोक्सीमेट रूट। अप्रोक्सीमेट रूट, है ना, यानी कि सन्निकट मूल। आई रिपीट, इनको हम लोग कहते हैं सन्निकट मूल, क्योंकि आप इनको एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते। मतलब आप इनको जिसे कहें कि जिसको आप x की जगह पर रख दो और वो शून्य हो जाए, ये वैसा वाला नहीं है। अगर आप इसको इस x की वैल्यू को यहाँ पर उठा के रखोगे ना बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड में पूरी तरह से जीरो नहीं आएगा। वो कैसा आएगा? 0.0023 ऐसे आएगा, है ना। ये मतलब पूरी तरह से जीरो नहीं आएगा, क्योंकि ये जो रूट है ये एग्जैक्टली या वास्तविक मूल नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट यानी कि सन्निकट मूल है। तो ऐसी मूल जो कि वास्तविक मूल के निकट होता है, उसको हम कहते हैं सन्निकट मूल, जो वास्तव में दशमलव के बाद के कुछ नंबर्स को छोड़ने के बाद हमें प्राप्त होता है। तो इनको कहते हैं बच्चों अपन लोग क्या? इनको कहते हैं हम लोग सन्निकट या अप्रोक्सीमेट रूट। तो अभी तक आप लोगों ने दो चीजें, फिर नई चीज समझी। क्या? कि एक आपने समझा कि समीकरण का वास्तविक, है ना, मूल क्या होता है, यानी कि एग्जैक्ट रूट क्या होता है ना, जिसको आप इक्वेशन में रखो और वो संतुष्ट हो जाए, वो एग्जैक्ट रूट होता है। और दूसरा होता है समीकरण का सन्निकट मूल। तो सन्निकट मूल क्या होता है? सन्निकट मूल यानी कि अप्रोक्सीमेट रूट। ठीक, ये वो रूट होता है जिसको अगर आप समीकरण में रखोगे तो वो पूरी तरह से जीरो नहीं होगा, जीरो के पास बस हो जाएगी उसकी वैल्यू। ठीक, तो वास्तविक या एग्जैक्ट रूट जो है वो तो अपन लोग सूत्र विधि से या फिर गुणनखंड विधि से डायरेक्ट निकाल लेते हैं, है ना, और हमें दिखता है वो, है ना। वो कोई रैशनल नंबर हो सकता है, कोई क्या कहते हैं वो हो सकता है आपका इंटीजर हो सकता है, इस तरह की वैल्यू होती है। लेकिन ये जो सन्निकट मूल निकलता है ना, ये अक्सर इर्रेशनल नंबर ही होता है। क्या होता है? इर्रेशनल नंबर, जिसका कोई रैशनल नंबर, उसके मतलब जिसको हम रैशनल नंबर के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। सामान्यतः यही होता है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, वो समीकरण जिनको हम आसानी से हल करके वास्तविक या एग्जैक्ट रूट निकाल सकते हैं, उनका तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे समीकरण जिनको हल करने पर उनके जो मूल हैं वो वास्तविक या एग्जैक्टली नहीं आते हैं, अप्रोक्सीमेट आते हैं, अब हमें ऐसे समीकरणों को हल करना सीखना है। अब आप कहेंगे कि सर उसको हल करने के लिए अपने पास में सूत्र विधि है तो सही, पहले से ही है, तो फिर नया कुछ करने की क्या जरूरत है। तो सूत्र विधि जो है वो एक विधि है। अब आपको कुछ और विधियां भी पढ़नी है, क्योंकि वो विधियां ऐसी होंगी जो हायर लेवल पर लगाई जा सकेंगी। जैसे ये जो सूत्र विधि है ये केवल किसके लिए काम करती है? ये काम करती है केवल द्विघात समीकरण के लिए। लेकिन अगर मान लो आपको एक ऐसा समीकरण मिल जाए x की घात 3 प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, तो भाई इसके ऊपर तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर ही नहीं पाओगे। अगर आपको ऐसी इक्वेशन मिल जाए x की पावर 4 माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, या x स्क्वायर माइनस 3x प्लस कॉस x बराबर 0, अगर ये आपको मिल जाए तो आप इसको कैसे हल करोगे? तो भाई ये वो इक्वेशन है जिनको अभी तक हल करना हमने नहीं सीखा है, और इनके जो रूट आते हैं वो एग्जैक्टली नहीं आते हैं, अप्रोक्सीमेट आते हैं। तो अब हमें ऐसे समीकरणों को हल करना सीखना है। अब इन समीकरणों को हल करने के लिए हमारे पास में कुछ विधियां हैं। जैसे कौन कौन सी विधियां हैं, उन विधियों का नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जो आपके सिलेबस में है वो मैं विधि या फिर जो मेथड्स हैं उनके नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे पहली मेथड है आपकी बाइसेक्शन मेथड, ठीक है ना, बाइसेक्शन मेथड। आप इनको इंग्लिश में ही नाम याद रखिएगा, हिंदी में चाहे तो आप अपनी पुस्तक में देख लीजिए, बाइसेक्शन मेथड। दूसरी मेथड है रेगुलर फॉल्सी मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड, फॉल्सी मेथड, ठीक है ना, ये दूसरी मेथड हो गई। तीसरी मेथड है सिकेंड मेथड, सिकेंड मेथड। चौथी मेथड है न्यूटन रैप्सन मेथड, न्यूटन
रैप्सन मेथड, ठीक है। पांचवी मेथड है, इसको स्पेलिंग थोड़ा आप देख लीजिएगा, ग्रीव्स रूट स्क्वायरिंग मेथड, ग्रीव्स रूट स्क्वायरिंग मेथड। और एक और मेथड है छठवें नंबर की, जिसका कि नाम है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस मेथड का नाम मैं एग्जैक्टली भूल रहा हूँ, इस मेथड का नाम मैं आपको बाद में बता दूंगा, अभी इसका नाम मुझे याद आ नहीं रहा है और आपकी बुक में दिया भी नहीं है इसको, है ना। तो कुल मिला के बच्चों हम लोगों को इन समीकरणों को हल करने के लिए 6 मेथड्स पढ़नी है, जिसमें से ये जो 5 मेथड आपके सामने लिखी हुई हैं ये आपके सिलेबस में दी हुई हैं। ये जो एक मेथड है इसको बोलते हैं इटरेशन मेथड। अब ये नाम याद आ गया, इटरेशन मेथड। तो ये जो इटरेशन मेथड है ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको पढ़ा देंगे ताकि कभी अगर आपको कंपटीशन एग्जाम में या फिर कभी नेट का या आईआईटी जैम का या गेट का पेपर दोगे तो उसमें ये आपको काम आ जाए, ठीक है ना। तो कुल मिला के बच्चों अपने को 6 मेथड पढ़नी है, किसको हल करने के लिए, समीकरणों को हल करने के लिए। और कौन से समीकरण, ऐसे समीकरण जो अभी तक हल नहीं हो पाए थे, जो विधियां हमारे पास हैं उनसे, तो उनको हल करने के लिए हम इन विधियों को पढ़ेंगे। और ये सारी विधियों को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सारी विधियों को हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड मतलब इसमें हम लोग कोई फॉर्मूला, मतलब इसमें हम लोग कोई जिसे कहें कि होल स्क्वायर या इस तरह का काम नहीं करते हैं, हम एक फॉर्मूला या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं और उसकी मदद से केवल आंसर निकालते हैं, हम कुछ दूसरा काम नहीं करते हैं इसमें, है ना। इन मेथड्स, ये सारी मेथड्स जो हैं वो इंजीनियरिंग के बच्चे न्यूमेरिकल मेथड या आंकिक विधियां करके एक प्रश्न पत्र होता है गणित का, उसके अंतर्गत पढ़ते हैं, और आप लोग भी इसको उसी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ये आंकिक विधियां हैं, न्यूमेरिकल मेथड्स हैं, जिनकी मदद से आप समीकरणों के अप्रोक्सीमेट रूट या सन्निकट मूल ज्ञात करेंगे। अच्छा 1 मिनट स्टूडेंट्स, हम बाइसेक्शन मेथड के ऊपर जाएं उसके पहले एक चीज और समझते हैं, और वो है टाइप्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना। यानी कि जो इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है वो कितने टाइप की होती है, ये हम लोग समझ लेते हैं यही। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, जो इक्वेशंस हम लोगों को सॉल्व करनी है वो 2 टाइप की होती है। नंबर 1, उसको हम लोग कहते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन, और दूसरे टाइप की इक्वेशन है ट्रांसेंडेंटल एल्जेब्रिक इक्वेशन, ठीक है ना। अब ये एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होती है और ट्रांसेंडेंटल एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, इसको समझिएगा। एल्जेब्रिक इक्वेशन वो होती है जिसमें केवल वेरिएबल, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका वो, और उसकी पावर्स एंड कांस्टेंट्स होते हैं। यानी कि वेरिएबल प्लस कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0। प्लस का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट उसके साथ में होते हैं, प्लस का मतलब ये नहीं कि उनके बीच में प्लस होता है। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, इसको हम लोग कहते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन। एग्जाम्पल, जैसे इसका एग्जाम्पल है एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, एक्स की पावर 4 माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो ये जो सब हैं ये सब एल्जेब्रिक इक्वेशन के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, ये सब एल्जेब्रिक इक्वेशन के एग्जाम्पल हैं। नाउ अब ये तो हो गई एल्जेब्रिक इक्वेशन। अब ये ट्रांसेंडेंटल एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या है, तो जब हम इस एल्जेब्रिक इक्वेशन में, मतलब एल्जेब्रिक इक्वेशन में हम क्या कर देते हैं बच्चों, नॉन एल्जेब्रिक फंक्शंस को डाल देते हैं, है ना। एल्जेब्रिक इक्वेशन में हम लोग क्या कर देते हैं, नॉन एल्जेब्रिक फंक्शंस को डाल देते हैं। अब ये नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन कैसे होते हैं, मतलब जैसे कि e की पावर x हो गया, e की पावर माइनस x हो गया, log हो गया, है ना, log x हो गया, साइन, कॉस, टेन, ये साइन एक्स जब हम लोग डाल देते हैं तो ये जो इक्वेशन है ये बन जाती है ट्रांसेंडेंटल
ऐसे cos x plus y over 0 जनरल इक्वेशन जनरल आप x पावर 4 माइनस टू दी पावर x cos x टू दी पावर x माइनस cos x प्लस 2 बराबर 0। ये जो इस टाइप की इक्वेशन हैं इनको कहते हैं ट्रांसेंडेंटल प्योरली अलजेब्रिक इक्वेशंस, जो हमें सॉल्व करना सीखना और इक्वेशंस दोनों टाइप की इसको सॉल्व करने के लिए ये मेथड हम यूज करने वाले हैं। तो सॉल्व हमें करना सीखना है और बच्चों एक ही तरीका रहेगा। सबसे पहले बाइसेक्शन पर और पहले बाइसेक्शन में समझेंगे और फिर उसके बाद में क्वेश्चन करें। आइए देखिए। अब बच्चों अब हमें पढ़ना है कौन सी मेथड? अब हमें पढ़नी है बाइसेक्शन मेथड, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे बाइसेक्शन मेथड, ये हमारी पहली मेथड है, बाइसेक्शन मेथड। अब ये जो बाइसेक्शन मेथड है ये वास्तव में है क्या? पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट बता देता हूँ, है ना। कॉन्सेप्ट यानी कि इसकी विचारधारा या ये किस कॉन्सेप्ट पे, किस मूल को या जिसे कहें कि किसी भी कोई भी मेथड जब आती है ना बच्चों, या कोई भी विधि जब आप लेकर आते हैं किसी भी चीज को हल करने के लिए या कोई फॉर्मूला लेकर आते हैं, तो उसके पीछे एक अप्रोच होती है, एक एक जिसे कहें कि एक दृष्टिकोण होता है कि भाई ये विधि हम पढ़ क्यों रहे हैं और इसका लॉजिक क्या है, इससे हम इसको ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो उसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। तो इस विधि में एक्चुअल में क्या करा, इस विधि में ऐसा माना कि अगर हमें किसी समीकरण f x बराबर 0 का मूल ज्ञात करना है, मतलब x के वो मान ज्ञात करना है जिस पर x का मान 0 आ जाए, तो उस मान को ज्ञात करने के लिए उसने क्या करा, उसने कहा कि एक काम करते हैं, इसका है ना ग्राफ बनाते हैं इस फंक्शन, ठीक है ना। क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसका। ये फंक्शन है ना, ये f x जो है ये एक फलन है, तो फंक्शन ये एक फलन है, तो इसका अपन लोग ग्राफ बनाते हैं। तो उसने भाई ग्राफ बनाया, तो ये ग्राफ बना और यूं चला गया ये। तो उसने देखा कि ये जो ग्राफ है इस फंक्शन f x का, ये इस x अक्ष को यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर। तो वास्तव में यही तो तुम्हें ज्ञात करना है, यही तो तुम्हारा मूल है। तो उसने क्या अप्रोच लगाई, उसने अप्रोच लगाई कि यदि यार मैं इस मूल को मुझे ज्ञात करना है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस ग्राफ पर x की एक ऐसी वैल्यू निकालता हूं, ये यहाँ पर x की एक ऐसी वैल्यू निकालता हूं जिसके ऊपर फंक्शन का जो मान है वो पॉजिटिव रहे। देखो जरा इस x बराबर a पे फंक्शन का जो ग्राफ है वो x अक्ष के ऊपर है ना, और x अक्ष के ऊपर y धनात्मक होता है, मतलब कि ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, ये f a जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और फिर उसने यही सोचा कि फिर है ना इस मूल के दूसरी तरफ वाली एक वैल्यू लेता हूँ, ये वाली वैल्यू है ना, ये ऐसे ये वाली वैल्यू, तो ये x बराबर b माना उसने, है ना। और b के ऊपर क्या होगा, ग्राफ x अक्ष के नीचे है, तो मतलब ग्राफ x अक्ष के नीचे मतलब y यहाँ पे नेगेटिव रहता है, यहाँ पे y नेगेटिव होता है और यहाँ पे y पॉजिटिव होता है ना ऊपर। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो एफ बी है ये एफ बी नेगेटिव वैल्यू रखता हो। तो उसने ये कहा कि भाई ये तो मुझे पता चल गया कि x बराबर a पर फलन की वैल्यू पॉजिटिव है, x बराबर b पे फलन की वैल्यू नेगेटिव है। तो अगर मैं इन a और b को जोड़ दूं, किसको, इस a को और इस b को जोड़ दूं, a और b को जोड़ दूं और इसको 2 से भाग दे दूं, तो मैं इन दोनों के बीच में कहीं पर पहुंच जाऊंगा, मतलब कि इस मूल के और पास पहुंच जाऊंगा। मान लो कि इन दोनों को जोड़ा, 2 से भाग दिया तो एक वैल्यू आ गई c। मान लो कि ये c वैल्यू यहाँ पर है, ये यहाँ पर है वो c वैल्यू, ये रही c, है ना। तो अब c के ऊपर देखेंगे अपन ध्यान से, तो c के ऊपर जो ग्राफ है वो क्या है, पॉजिटिव है, c के ऊपर ग्राफ पॉजिटिव है। तो अगली चाल में वो पता है क्या करेगा, अगली चाल में वो क्या करेगा कि भाई c के ऊपर ग्राफ पॉजिटिव, b के ऊपर ग्राफ नेगेटिव, तो अब मैं काम करता हूं, मैं c और b को जोड़ देता हूं और फिर 2 से भाग दे देता हूं।
तो मुझे क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। अब वो सी और डी को उसने जोड़ा, 2 से भाग दिया, तो वो डी यहाँ कहीं पर मिलेगा, ये यहाँ पर कहीं पे मिलेगा। अब उस डी के ऊपर फिर वो फलन का ग्राफ देखेगा कि फलन का ग्राफ कैसा है, तो उसने देखा कि यार फलन की वैल्यू जो है वो डी के ऊपर कैसी है, डी के ऊपर फलन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब मेरा जो रूट है, जहां पर वो एक्स अक्ष को काट रहा था ग्राफ फलन का, मेरा जो रूट है वो सी के और डी के बीच में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सी और डी को जोड़ के 2 से भाग दे दूं तो मैं मूल के और नजदीक पहुंचता जाऊंगा। तो ये अप्रोच लगाई किसमें, बाइसेक्शन मेथड में। तो इसमें क्या होता है कि पहले हम ऐसे 2 मान निकाल लेते हैं एक्स के, जिनके ऊपर फलन का मान पॉजिटिव और नेगेटिव आए, यानी कि अलग अलग चिन्हों के साथ में आए। फिर उन एक्स के मानों को जोड़ते हैं, 2 से भाग देते हैं, फिर जो नया मान आता है उसके ऊपर फिर फलन का मान देखते हैं, प्लस या माइनस, और फिर ऐसे 2 मान ले लेते हैं जिसके ऊपर प्लस और माइनस का चिन्ह आए। किसका, फलन का। एक्स का मान प्लस माइनस नहीं, फलन का मान उसके ऊपर प्लस माइनस आना चाहिए। और फिर यही प्रक्रिया अपन लोग बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक। और ऐसा तब तक करते रहते हैं जब तक कि प्रश्न में कही गई शर्त पूरी ना हो जाए। जैसे प्रश्न में अगर वो कहेगा कि भैया 5 बार ऐसा करो, तो अपन 5 बार ऐसा करेंगे, 5 बार 2 से भाग देंगे उस चीज को। अगर वो ये कहेगा कि भैया तुम तो दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध मान निकालो, तो अपन दशमलव के 2 मानों तक शुद्ध मान निकालेंगे। दशमलव के 2 मानों तक शुद्ध मान का मतलब यह है कि मान लो हमने 5वीं बार में निकाला x5, तो वो हमारे पास में आया 2.238, है ना। और फिर जब हमने x6 निकाला तो वो आया 2.232। तो अगर देखें तो दशमलव के बाद में 2 मान और 2 मान मैच कर गए हैं x5 और x6 में। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मूल है ये दशमलव के 2 स्थानों तक सही है। तो हम किसी को आंसर बना के लिख देंगे जैसा वो हमसे कहेगा। तो बच्चों ये है ग्राफिकल अप्रोच। किसकी ग्राफिकल अप्रोच, बाइसेक्शन मेथड की। अब मैं इसका वर्किंग रूल आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ, यानी कि इसकी विधि, जिस विधि से हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका लिख लेते हैं वर्किंग रूल, ताकि आप वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग काम कर सकें, है ना। वर्किंग रूल, तो वर्किंग रूल में जो पहली स्टेप है उसमें हम लोग लिखेंगे लेट f(x) बराबर 0 बी द गिवन इक्वेशन, ठीक है ना, बी द गिवन इक्वेशन। हिंदी में कैसे लिखोगे, माना f(x) बराबर 0 दिया गया समीकरण है। ये अपन ने समझने के लिए काम किया था, है ना। अलग शब्द, माना लिख देना यहाँ पे, है ना। माना f(x) बराबर 0 दिया गया समीकरण है। अपनी नोट कॉपी में, नोट्स में इस तरह से लिखना है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जितने भी बैठे हैं। फिर ये हो गया पहला स्टेप, सभी ने लिख लिया, लिख लिया। चलो दूसरे स्टेप में क्या करोगे, दूसरे स्टेप में लेट या फिर फाइंड x इज इक्वल्स टू a एंड x इज इक्वल्स टू b सच दैट fa into fb is less than 0, है ना। that is fa less than 0 and fb greater than 0 और fa greater than 0 and fb less than 0, ठीक। मतलब क्या, दूसरी स्टेप को समझना, अब हिंदी में समझाता हूं। समीकरण इसको ऐसे लिखना है ना, फाइंड x इज इक्वल टू b सच दैट f इज इक्वल टू d। ओके, x बराबर a एवं x बराबर b इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि fa का जो मान है उसमें यदि fb का मान मल्टीप्लाई करें तो वो 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव है ना। fa इंटू fb इज लेस देन 0 है। और किन्हीं भी दो राशियों का, भाई fa और fb क्या है, वास्तव में 2 वैल्यूज हैं। तो किन्हीं भी 2 वैल्यूज की जो मान है वो 0 से छोटा कब आ सकता है, वो 0 से छोटा तभी आएगा ना जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो।
तो भाई ये दोनों की मल्टीप्लाई 0 से छोटी तब आएगी जब या तो ये नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो, और अगर ये ना हो तो ये पॉजिटिव हो जाए, ये नेगेटिव हो जाए, मतलब ये इन दोनों में से कोई भी शर्त पूरी हो जाए। एक के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू आए एफ की और एक के ऊपर नेगेटिव आ जाए तो अपना काम बच्चों हो जाना है। ठीक है, ये दूसरी स्टेप। नाउ तीसरी स्टेप होगी फाइंड फर्स्ट approximate root by x0 is equals to a plus b upon 2। ठीक, अब आपने a और b ज्ञात कर लिया, ये a और b ज्ञात कर लिया। अब आप निकालेंगे प्रथम सन्निकट मूल, है ना, इस तरह से। फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट का मतलब प्रथम सन्निकट मूल ज्ञात कीजिए। सूत्र x0 बराबर a प्लस b अपॉन 2 से। मैं इसको हिंदी में फिर से बोलता हूं कि समीकरण के लिए प्रथम सन्निकट मूल ज्ञात कीजिए, x0 बराबर a प्लस b अपॉन 2 से। ये सूत्र है बच्चों। अब आपने x0 का मान निकाल लिया, a और b को जोड़कर 2 से भाग देकर। अब आप क्या करेंगे, check the sign, not a thing, it's a sign ना। तो check the sign fx0, है ना, यानी कि अब आपको fx0 का मान ज्ञात करना है। fx0 का मान ज्ञात करेंगे और उसका चिन्ह देखेंगे, यानी कि fx0 का चिन्ह देखिए या fx0 का चिन्ह ज्ञात करिए। ये हिंदी में आप लिख लीजिएगा। फिर से बोलता हूं, चेक द साइन fx0 का मतलब यह है कि fx0 का चिन्ह ज्ञात कीजिए। और ये कैसे करोगे बच्चों, जो भी समीकरण दिया जाएगा उसमें x की जगह पर कितना मान लिख दोगे, x0 मान लिख दोगे और उसको हल कर लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा पॉजिटिव आ रहा है क्या नेगेटिव आ रहा है। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इफ fx0 if fx0 is less than 0, है ना, if fx0 is less than 0। यहाँ पर है ना मैं थोड़ा सा चेंज कराना चाहूंगा बच्चों। तो यहाँ पर एक चीज में है ना आपको ये बताना चाह रहा था कि आप ने जब ये a और b लिए थे तो उनके चिन्ह अलग अलग थे। अपन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि fa का चिन्ह था नेगेटिव और FB का चिन्ह था पॉजिटिव। आई रिपीट, इस सवाल को, इस विधि को पूरा करने के लिए मैं मान के चल रहा हूं कि FA का चिन्ह था नेगेटिव और FB का चिन्ह था पॉजिटिव। आई रिपीट, द साइन ऑफ FA हम नेगेटिव मान के चल रहे हैं और FB का साइन पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, क्योंकि भाई जब क्वेश्चन करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अभी अपन मान लेते हैं कि A के ऊपर F की वैल्यू नेगेटिव आती है और B के ऊपर पॉजिटिव आती है। तो अब जरा आपने x0 के ऊपर जब f की वैल्यू निकाली तो मान लो वो नेगेटिव आई, इफ fx0 इज लेस देन 0। तो भाई x0 के ऊपर आई फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव, पहले किसके ऊपर नेगेटिव आ रही थी, a के ऊपर आ रही थी नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स दैट इफ fx0 इज लेस देन 0 देन चेंज a इज इक्वल टू x0। तो जो पुरानी x की वैल्यू, जो पुरानी a वैल्यू थी ना, अब उसकी नई वैल्यू क्या आ जाएगी, x0 आ जाएगी उसकी नई वैल्यू। ठीक है, एंड और इफ fx0 इज ग्रेटर देन 0, यदि x0 पर फलन का मान पॉजिटिव आया, देन चेंज b इज इक्वल टू x0। यानी कि बच्चों अगर x0 के ऊपर फलन का मान नेगेटिव आया तो जो पुरानी a वैल्यू थी उसकी जगह पर हम x0 को लेके चले जाएंगे, और यदि इसका साइन x0 के ऊपर फलन का साइन पॉजिटिव आया तो हम जो b वैल्यू थी उसकी जगह पर x0 लेकर चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब जो अपना नया रूट है वो इस x0 वैल्यू और जो भी a या b होगा
उसके बीच में होगा, है ना। मतलब पुरानी जो वैल्यू थी वो हट जाएगी, अब ये जो x0 वैल्यू अपन ने निकाली थी ना, अब ये अपने काम आने वाली। तो अब नया a और b आपके पास आ गया है। तो वी गेट न्यू वैल्यू ऑफ a एंड b। अतः अब हमारे पास a और b के नए मान होंगे, है ना। a और b के नए मान होंगे, मतलब या तो a बदल जाएगा या b बदल जाएगा। कोई एक भी अगर बदल जाता है तो ये दोनों का जो पेयर है भाई, उसका तो नया मान हो गया ना, एक तरह से पुराना जो मान था वो बदल गया। तो अब अपने पास नया a और b आ गया है। अब चौथी स्टेप में क्या करोगे? चौथी स्टेप में फाइंड सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट बाय x1 इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। तो जो आपने नए a और b निकाले, अब उनको फिर से जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, और किसका मान निकाल लीजिए? x1 का। ये आपका क्या होगा? ये होगा आपका द्वितीय सन्निकट मूल, यानी कि द्वितीय सन्निकट मूल ज्ञात कीजिए x1 बराबर a प्लस बी अपॉन 2 से। तो ये आपका द्वितीय सन्निकट मूल आ गया। अब इस द्वितीय सन्निकट मूल के बाद में आपको आगे क्या करना होगा? आपको इसी स्टेप में फाइंड fx1 एंड चेक इट्स साइन, यानी कि fx1 का मान ज्ञात कीजिए और उसका चिन्ह चेक करिए और उसका चिन्ह देखिए। फिर से वही काम करना जो आपने x0 के लिए किया था, उसका चिन्ह देखिए। if fx1 is less than 0, यदि fx1 0 से छोटा है, then change a is equals to x1, otherwise b is equals to x1। यानी कि यदि x1 पर f का जो मान है वो 0 से छोटा है, तो आप भैया a को बदल दीजिए x1 से, और यदि नहीं है, मतलब कि यदि उल्टा हो, यानी fx1 जो है वो पॉजिटिव हो, बड़ा हो 0 से, तो आप b बराबर fx1 x1 कर दीजिए, मतलब नई जो वैल्यू है वो x1 पे डाल दीजिए। तो अब आपके पास में क्या आ जाएगा? तो वी हैव another new value of a and b। हमारे पास में अब नई वैल्यू आ गई a और b की। तो अब अगली जो स्टेप होगी 5वीं, उसमें क्या होगा? रिपीट स्टेप 1 रिपीट स्टेप 4 एंड 5। यानी कि ये जो आपने अभी x1 के साथ में किया, x0 के साथ में किया, अब यही काम आप फिर से करिए, है ना। आपके पास में नई वैल्यू आ गई a और b, अब आप फिर से निकालिएगा क्या? अब आप फिर से निकालेंगे x3 बराबर x3 नहीं, आपको निकालना है x2, है ना। x2 बराबर a प्लस बी अपॉन 2। फिर आप इसके ऊपर फंक्शन का साइन चेक करेंगे, fx2 वो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर नया a और b आ जाएगा, और ये प्रोसेस आप करते रहेंगे। ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि आपसे क्वेश्चन में कहीं बात पूरी ना हो जाए। मतलब वो यदि कहेगा कि भैया तुम 5 स्टेप करो, तो तुम्हें 5 स्टेप करना पड़ेगा, मतलब कि x4 तक जाना पड़ेगा, यानी कि x0 x1 x2 x3 x4 तक जाना पड़ेगा तुम। और यदि वो ये कहेगा कि भैया तुम तो दशमलव के 2 स्थान या 3 स्थानों तक मान ज्ञात करो, तो तुम्हें तब तक करते रहना जब तक कि दशमलव के 2 स्थानों तक मैच ना कर जाए 2 वैल्यूज। ऐसा करने में हो सकता है तुम्हें 15 स्टेप लग जाएं, हो सकता है तुम्हें 20 स्टेप लग जाएं, तो ऐसा भी हो सकता है। कुछ क्वेश्चंस में लंबा प्रोसेस हो सकता है। तो ये है बच्चों बाइसेक्शन मेथड की विधि या उसकी वर्किंग प्रोसीजर। आज के लेक्चर को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट या क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं।